प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। यानी अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है। पहले अपन पढ़ चुके हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वह आदर्श को व्यावहारिकता के साथ मिश्रित करता है। अरस्तु की दृष्टि में व्यवहार में आ सकने वाले सर्वोत्तम संविधान या राज्य मध्यम वर्ग को प्रधानता देने वाला पॉलिटी या सर्व जनतंत्र है। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के रिपब्लिक के आदर्श राज्य से भिन्न है। सेवाइन के शब्दों में अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। यानी यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो पूरी तरह से काल्पनिक था, लेकिन अरस्तु ने उसको व्यावहारिकता पर आंकने का काम किया है। इस दृष्टि से प्लेटो के आदर्श राज्य से अरस्तु का आदर्श राज्य भिन्न है। यानी व्यवहार में धरातल पर राज्य कैसा हो सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में अरस्तु ने चर्चा की है। अब अपन अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता यानी अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक मानी है, क्या क्या एक राज्य में होना चाहिए ताकि वो एक आदर्श राज्य बन सके, अच्छा राज्य कहा जा सके, जिसको राम राज्य कहा जाता है हमारे भारत की दृष्टि से। तो वही उनका आदर्श राज्य है। आदर्श राज्य में की क्या विशेषताएं हैं, ये इस प्रकार है। जनसंख्या अरस्तु के अनुसार राज्य में जनसंख्या न बहुत अधिक हो और न बहुत कम होनी चाहिए। अरस्तु ने प्लेटो की भांति राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या तो नहीं बताई। उसके अनुसार एक आदर्श राज्य में इतनी जनसंख्या अवश्य होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के जानता हो, जिससे वह विभिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्वाचन कर सके। इस तरह अरस्तु का संकेत नगर राज्य की ओर ही है। यानी अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई, लेकिन उनका यह कहना कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, इसका तात्पर्य यही है कि वो आज के करोड़ों लाखों की जनसंख्या वाले राज्य के बजाय उस समय यूनान के जो नगर राज्य छोटे छोटे राज्य थे जिसकी जनसंख्या 5-10 हज़ार के आसपास थी, उसी का समर्थन करता है। तो यहाँ उनका कहना है कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या इतनी ज़्यादा न हो कि उसको कोई संसाधन उपलब्ध न हो, और जनसंख्या इतनी कम भी नहीं हो कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं चला सके। दूसरा, प्रदेश यानी एक राज्य के लिए कितना क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो राज्य का क्षेत्रफल भी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ऐसा प्लेटो अरस्तु का कहना है। वह इतना छोटा न हो कि आजीविका कठिन हो जाए। राज्य की भूमि इतनी होनी चाहिए जिससे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। अरस्तु का यह भी मत है कि राज्य की भूमि 2 भागों में बंटी हुई होनी चाहिए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत। यानी यहाँ अरस्तु का कहना है कि एक राज्य का क्षेत्रफल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वहाँ रहने वाली जनसंख्या अपनी आजीविका नहीं चला सके, क्योंकि उस समय ज़्यादातर कृषि कार्य ही हुआ करता था। तो जितनी जनसंख्या है एक राज्य में उसके लिए पर्याप्त भूभाग होना चाहिए, साथ ही भूभाग उपजाऊ भी होना चाहिए। इसके अलावा यह भी अरस्तु का कहना है कि राज्य इतना बड़ा भी नहीं हो कि वो अपने स्वयं की उस भूमि के क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर सके। तो इस प्रकार क्षेत्र यानी प्रदेश के बारे में उनका कहना है कि उस राज्य की जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसका क्षेत्र होना चाहिए। अब आती है बात जनता के चरित्र की। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र और उसकी योग्यता यूनानी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अरस्तु की धारणा है कि आदर्श राज्य में मनुष्य और नागरिक गुण समान होने से सभी अच्छे मनुष्य ही अच्छे नागरिक होंगे। यानी यहाँ उनका कहने का तात्पर्य यह है कि एक आदर्श राज्य के लिए उच्च चरित्र के लोग होने चाहिए। और उच्च चरित्र की बात उन्होंने यूनान से कही है कि यूनान के जो नागरिक है उनका जो चरित्र है उस प्रकार का चरित्र हर राज्य के नागरिकों का अगर होगा तो एक आदर्श राज्य कहेगा। यहाँ कुछ उनका पक्षपात, यूनान के प्रति पक्षपात महसूस होता है, क्योंकि वो यूनान के जो नगर राज्य था उनको अति महत्व देता है, वहाँ के नागरिकों के चरित्र को उच्च मान
मानते हुए अन्य आदर्श राज्य के लिए भी यूनानी नागरिकों के चरित्र से तुलना की है कि यूनानी नागरिकों का जो चरित्र है उस प्रकार का अगर चरित्र दूसरे राज्य में भी है तो वहाँ आदर्श राज्य की श्रेणी में आ सकता है। अब राज्य में आवश्यक वर्ग, अपन प्लेटो के बारे में पढ़ा कि राज्य में आवश्यक 3 वर्गों की बात कही, लेकिन अरस्तु ने आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। भोजन, कला, कौशल, शस्त्र, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदर्श राज्य में उन्होंने 6 प्रकार के वर्गों की बात कही है। कर्षक वर्ग, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और प्रशासक। इस प्रकार प्लेटो से आगे निकलकर अरस्तु का कहना है कि एक आदर्श राज्य में 6 वर्ग होने चाहिए और ये वर्ग अपने अपने कार्यों को करते हुए एक राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब शिक्षा की बात है। प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में शिक्षा की बात कही थी कि शिक्षा संपन्न, उन्होंने आदर्श राजा की भी बात कही थी कि एक राजा जो शिक्षा के सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए। वैसे ही अरस्तु का भी कहना है कि एक आदर्श राज्य में शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए। प्लेटो की भांति अरस्तु भी आदर्श राज्य में शिक्षा पर बहुत महत्व देता है। आदर्श राज्य का उद्देश्य एक शुभ जीवन की प्राप्ति है। इसके लिए व्यक्ति का चरित्रवान, स्वस्थ और कर्तव्यपरायण होना अनिवार्य है और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। यानी प्लेटो ने आज से हजारों, अरस्तु ने आज से हजारों वर्ष या प्लेटो ने भी आज से हजारों वर्ष शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षा का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि आज से हजारों वर्ष पहले अरस्तु और प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि उस राज्य में लोग शिक्षित होने चाहिए। तो उन्होंने, अरस्तु का कहना है कि एक उच्च चरित्रवान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और कर्तव्यपरायण व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति शिक्षित हो। तो यहाँ एक आदर्श राज्य में शिक्षा को अति महत्व दिया है अरस्तु ने। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी अरस्तु ने बताई है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के लिए कई और विशेषताओं का भी वर्णन करता है, जैसे बाह्य आक्रमण से बचने के लिए रक्षा के अच्छे साधन हो। यानी आज परमाणु युग में युद्ध की संभावनाएं कम हो गई, लेकिन उस समय जो भी राज्य शक्तिशाली होता वो पड़ोसी पर आक्रमण करता। तो यहाँ अरस्तु का कहना है कि एक आदर्श राज्य को चाहिए कि वो अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए, अपने राज्य के क्षेत्र की रक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त अच्छे साधन होने चाहिए ताकि वो दूसरे राज्य के आक्रमणों से अपनी जनसंख्या, अपनी जनता, अपने नागरिक और अपने राज्य के क्षेत्र को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा राज्य में पानी, सड़कों, किलों आदि की भी सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक आदर्श राज्य के लिए जो उन्होंने आवश्यक बातें कही है तो वो आदर्श राज्य बन सके। अब यहाँ अपन कुछ तुलना कर लेते हैं अरस्तु और प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। अरस्तु प्लेटो की तरह राज्य की एकता पर अत्यधिक बल नहीं देता और न ही व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की व्यवस्था के उन्मूलन की बात करता है। अपन प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार यानी स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही, यानी उनको समाप्त करने की बात कही, लेकिन अरस्तु इनको समाप्त करने की बात नहीं करता, उसके बिना ही वह एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। अरस्तु का नागरिक प्लेटो के नागरिक की भांति राज्य में पूर्णतः विलीन नहीं होता। प्लेटो ने एक नागरिक को राज्य में पूर्ण रूप से जोड़कर सावेही सिद्धांत की तरह कि जैसे शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है वैसे विभिन्न नागरिकों से मिलकर राज्य बनता है, लेकिन अरस्तु व्यक्ति को यानी नागरिक को राज्य में पूर्ण रूप से विलीन यानी उसमें सम्मिलित नहीं करता है, उनका अपना एक अलग चरित्र होता है। प्लेटो की तरह आदर्श के पंखों पर न उड़ते अरस्तु अपने आदर्श राज्य को व्यावहारिकता तथा क्रियात्मक स्वरूप देना चाहते हैं, यानी ये भी एक बड़ा अंतर है। प्लेटो को जो आदर्श राज्य की बात कही वो पूरी तरह से काल्पनिक थी, धरातल पर उस तरह का आदर्श राज्य संभव नहीं है, लेकिन अरस्तु ने एक ऐसे आदर्श राज्य की बात कही जो धरातल पर व्यावहारिकता पर क्रियान्वित हो सके। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण निरंकुश शासन के सिद्धांत पर करता है। निरंकुश शासन का यहाँ तात्पर्य यह है कि प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की बात कही थी, उनको एक राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ उनको सौंप दी कि वो
एक दार्शनिक राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि अरस्तु राज्य में अंतिम संप्रभुता विधि या कानून को मानता है, यानी राजा से भी ऊपर कानून को महत्व देता है। इन असमानताओं के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि अपने अपने आदर्श राज्य के चित्रण में प्लेटो और अरस्तु जिन विचारों से निर्देशित हुए उनमें पर्याप्त समानता भी है। यानी असमानताओं के बावजूद प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य में विभिन्न विचारों में समानताएं भी पर्याप्त है। तो आज अपन अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में चर्चा की, क्या विशेषताएं हैं, इसके अलावा प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य के जो चिंतन है उनमें क्या समानताएं और असमानताएं, इस पर चर्चा की। अब अगली कड़ी में अपन अन्य एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।